नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। कर्नाटक चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। या यूं कहें कि कर्नाटक में इसे कांग्रेस की जीत के अलावा विपक्ष भी इसे अपनी जीत मान रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात देकर राज्य की सत्ता अपने नाम की है। कांग्रेस को यहां पर 135 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 66 पर ही जीत हासिल हुई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है कि क्या ये कांग्रेस का फिर से उदय है और अब कांग्रेस बीजेपी को 2024 में कड़ी टक्कर दे सकती है। अगर विपक्ष की तैयारी पूरी हुई तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को अच्छी टक्कर दी जा सकती है। बात अगर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत की करें तो हाल फिलहाल में हुए चुनावों में दो बड़े राज्यों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है, लेकिन राज्य के चुनाव से लोकसभा चुनाव को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके पीछे सीधा कारण राजनीतिक मुद्दों को पूरी तरह से अलग होना है। अगर बात केंद्र सरकार की हो तो मुद्दे पूरी तरह से राज्य के चुनाव से अलग हो जाते हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीएम पद बना हुआ है। यहां पर सीएम पद के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के अलावा भी कई लोग इस रेस में हैं और इसी बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस हाईकमान किस तरह से इस चुनौती को मात दे पाता है। मेरा नाम शमशीर बेग है। हम लोग डीके शिव कुमार के चाहने वाले हैं। हम लोग 20 साल से उनका जन्मदिन बनाते हैं, लेकिन ये करके जन्मदिन बनाते हैं कि हर दिन हम लोग उनका हर साल उनको ये चाहते हैं कि हम लोग आप कब मुख्यमंत्री बनेंगे, कब मुख्यमंत्री बनेंगे। वो लोग का एक इंतजार था, वो दिन अभी आ चुका है। इंतजार था, वो दिन आ चुका है। किसी भी कीमत में मेहनत पड़ा मुर्गा है। मेहनत जो डीके शिव कुमार जी पड़े हैं, कोई आके मैं मुर्गी खाना बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरे कर्नाटक के अंदर युवा है, महिला है, माइनॉरिटी है, हर है, SC ST है, सब लोग है। सब लोग मिलकर 135 सीट दिया है हम लोगों को। लेकिन डीके शिव कुमार जी का एजेंडा ये था 141 नहीं तो 136। 136 100% क्लियर हो गया है। जो वादा किए थे वादा निभाए हैं। इसके पहले जो 5 साल हमारी गवर्नमेंट थी, क्यों नबद हो गया? 5 साल राज किए थे राजा बनकर, उनको रहने के लिए ठिकाना नहीं था। अभी जो डीके शिव कुमार जी अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक के अंदर यहाँ बहुत मेहनतों से हर तरीके से मैन पावर सब पावर से देते हुए पूरा सब कुछ हासिल कर डीके शिव कुमार जी ने कांग्रेस पार्टी को लाया हुआ है। पूरे इंडिया के अंदर कर्नाटक के ऊपर बहुत बड़ी निगाह थी। मोदी जी ने 10 बार आके राउंड मारा, अमित शाह जी ने 11 बार आके राउंड मारा, पूरा 20-21 बार पलटी मार दिया सब लोग। डीके शिव कुमार जी ने कांग्रेस लाने के लिए उनके बहुत मेहनतों के एक दिन 24 आवर्स में 2 घंटा भी नींद नहीं किया है। वो उतना काम किए हैं, अच्छे से अच्छा बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी आई हुई है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है किसी भी कीमत में। दिल्ली के हाईकमांड लोग जितने भी हैं, जो भी ये मीडिया देख रहे हैं, सब जने भी डीके शिव कुमार के लिए एक क्लिप करिए। डीके शिव कुमार के लिए डीके शिव कुमार जी का वो दोनों कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटका से बहुत अच्छा जीतो कर्नाटका। एक कारण क्या है? सिद्धरामैया जी का, डीके जी का दो ही फेस एक ही है। हम एक ही आदमी को मुख्यमंत्री दे हम नहीं बोल रहे। क्यों? वो दोनों का बहुत रिस्क किया था पार्टी के लिए। बीजेपी लोगों को अहंकार है ना, अधिकार का अहंकार के लिए तो कर्नाटका समय कांग्रेस गवर्नमेंट आया था। इसलिए हम अभी डीके के दे दो, सिद्धारमैया के दे दो मैं नहीं बोल सकते। क्यों? हम कम्युनिटी का, हमारा कम्युनिटी है, हम कम्युनिटी के दोनों एक ही। My name is Ashok. This is our all driver union. Our founder is Tanvir Pasha. He's a transport wing, transport cell also. And then presently we are in Bangalore only. And today, almost all his fight, his emotion, and his energy. Now he's fighted and he is given a lead of 135-36 leads on Karnataka state. His fight only. I am making a Bharat Jodo Yatra, and every effort, everything is about his effort and every power. And then he is one of our leader in auto union.
is our best leader. Our expectation is to be a CM of Karnataka state presently, and today his birthday. So we are all team members came to his celebration and to wish him and to make him as a CM of our Karnataka. And he's our DK Shivakumar ji has been given a promise and is mentioned in Pranalika. अभी मुख्यमंत्री होना बोल के हम ये इसके लिए उधर से आया है, मीट करके हम बोलना है, सबको सपोर्ट करना है, मुख्यमंत्री होना है तो बोल के हम मीट करने इधर आए। क्यों बने सिद्धारमैया जी वो गरीब लोग को बहुत अच्छा काम करता है, बहुत चावल देता है, सब कुछ करता है, इसके लिए हम इधर आए बोले। डीके जी के वहाँ भी वो भी परवाह नहीं, वो भी तो भी चलता है, ये हुए तो ये भी चलता है, दो भी साथ है, एक ही आदमी है दो भी। उसमें ये बड़ा थोड़ा पहले भी मुख्यमंत्री हो गया था, उसका अनुभव है वो करने का, सबको गरीब लोग को समर्थन करने का, उसको थोड़ा सर को चीफ मिनिस्टर बनने को सपोर्ट करता आया। क्यों चाहते हैं क्यों चाहते हैं कि वो सीएम बने? सर वो गरीब आदमी को हेल्प करता, वैसा बनाने को आता। क्या लेके आए सर लेके क्या फूल वगैरह कुछ लेके ना उस मडलिक बने सर, बेटी मडलिक बने देवे। उधर डीके जी के समर्थक भी कह रहे परवा नहीं, वो फर्स्ट सिद्धरामैया सर को, सेकंड डीके सर को। तो आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस ही नहीं विपक्ष में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और या यूं कहें कि कर्नाटक में इसे कांग्रेस की जीत के अलावा विपक्ष इसे अपनी भी जीत बता रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात देकर राज्य की सत्ता अपने नाम की। कांग्रेस को यहां पर 135 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 66 सीटों पर ही खुश रहना पड़ा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो रही हैं कि ये कांग्रेस का फिर से उदय है और अब कांग्रेस बीजेपी को 2024 में कड़ी टक्कर दे सकती है। अगर विपक्ष की तैयारी पूरी हो तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को अच्छी टक्कर दी जा सकती है। बात अगर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत की कर ली जाए तो हाल फिलहाल में हुए चुनावों में दो बड़े राज्यों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया, लेकिन राज्य के चुनाव से लोकसभा चुनाव को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके पीछे सीधा कारण राजनीतिक मुद्दों को पूरी तरह से इनका अलग होना है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। कांग्रेस नेता भरत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता आलोक वत्स जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख भरत जी का कर लेते हैं। भरत जी, कर्नाटक में अगर यह कहा जाए कि यह केवल कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष की जीत है, ये मैं नहीं कह रही, ये संजय राउत कह रहे हैं, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? भरत जी देखिए संजय राउत जी महाराष्ट्र में हमारे महाविकास आघाड़ी के एक अभिन्न अंग है और उत्साहित में भाई उत्साहवर्धक होना भी चाहिए, क्योंकि हम गठबंधन में हैं और सारा विपक्ष आज की तारीख में जो है एक गठबंधन बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन पूरी तरह से ये कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस के जो वहाँ पे हमारे डीके शिव कुमार जी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी की मेहनत और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा उसमें जो है असर रहा है। जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल जी को प्यार दिया, वो ये जनादेश दिखा रहा है कि राहुल जी को कर्नाटक की जनता कितना प्यार करती है और कांग्रेस को कितना प्यार करती है। और तीसरा मुख्य कारण ये रहा कि जिस तरह से भाजपा का भ्रष्टाचार, जो कहती है भाजपा कि भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे, और भ्रष्टाचार में ही भाजपा डूबी रही, 40% कमीशन की सरकार वहां पे चलाती रही, तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटक की जनता ने देखा और कर्नाटक की जनता ने समझा कि अगर इस सब को कोई मिटा सकता है, दूर कर सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये सबको खत्म करने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और चौथा बिंदु ये रहा कि जो हमने 5 घोषणाएं वहाँ पे की थी, जो 5, एक तो जो ग्रेजुएट बच्चे आज की तारीख में बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें 3000 महीने का भत्ता, महिलाओं को 2000 रुपया भत्ता, उसके बाद में
मुफ्त में महिलाओं को एसटी में वहाँ पे सफर करने के लिए जो है एक हमने घोषणा की थी, वो भी जल्द चालू होगा। जितनी भी हमने घोषणाएं की थी उन सबको कर्नाटक की जनता को लगा कि हाँ, ये हमारी सुविधा के लिए है और कांग्रेस पार्टी इसको कर सकती है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी बहुमत से और अच्छे मतलब कहते हैं कि सीटों से कर्नाटक की जनता ने हमें जो है जिताया। इसके लिए कर्नाटक की जनता का धन्यवाद दूंगा, और कहीं न कहीं भाजपा का धीरे धीरे पूरे देश में इसी तरह से पतन शुरू हो चुका है। देखिएगा, अभी हिमाचल आ रहे हैं, कर्नाटक हार चुके हैं, अब इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 3 बड़े राज्य हैं, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, बाकी भी हम बता रहे हैं आपको निशा जी, कम से कम, और हम 4 राज्यों कम से कम 2 राज्यों में तो हमारी सरकार है, और 3 राज्यों में हम देखिएगा छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ तो हमारे पास है, मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, और आपको आज बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश भी हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है आलोक वत्स जी, सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर क्या कहेंगे, और खुद जो आप अपनी सेंचुरी को भी पार नहीं कर पाए उस पर क्या कहेंगे? आलोक वत्स जी, आलोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, मिल पा रही है। आलोक जी, कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहेंगे, और साथ ही जो आप अपनी सेंचुरी को भी जो है नहीं छू पाए उस पर क्या कहेंगे? और सवाल बाद में लूंगी आपसे। देखिए, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। एक दूसरे की जीत हार पर बधाई देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जनता ने जब उनको चुना है और जो वायदे उन्होंने किए हैं, अब ये देखना है कि उसको धरातल पर वो कैसे उतारते हैं, कहां से उसके फंड का इंतजाम करेंगे। क्योंकि हिमाचल में भी इन्होंने ओटीएस स्कीम पर जनता को लुभा कर लिया है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है अभी तक उसकी पहली किस्त की भी पेमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ भी इन्होंने 3000 महंगाई भत्ता या 2000 महिलाओं को, और भी बहुत फ्रीबी स्कीम्स हैं इनके। इन चीजों को देखना होगा कि इसको कैसे ये धरातल पर उतार कर सफलीभूत करते हैं। पर जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता ने जो फैसला दिया हम उसको सिरोधार करते हैं, और बीजेपी लग गई है कि फिर से जनता का विश्वास जीतने के लिए हम उनके साथ मिलकर काम करें, और आने वाले भविष्य में हम फिर से जनता का विश्वास जीतकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। हम लोग तो 2 से शुरू हुए थे और उसके बाद 303 तक आए, तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश कमी नहीं है, ईमानदारी में कमी नहीं है, कर्मठता में कमी नहीं है। हम फिर से आलोक जी, तो कमी किसमें थी? कमी किसमें थी कि कर्नाटक में आप अपनी सेंचुरी नहीं छू पाए, अपने 2018 के आंकड़े को नहीं छू पाए? देखिए, कुछ ऐसी चीजें थी, हालांकि वहां पर हमने डेवलपमेंट का वर्क बहुत ज्यादा किया। 5,77,000 हमने मकान बनाए, 19 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण किया, आयुष्मान भारत के साथ हेल्थ कार्ड सबको इशू किया, लगातार हम राशन का वितरण करते आ रहे हैं, मैसूर बेंगलोर 6 लेन हाईवे का निर्माण किया, आईटी हब को और बड़ा करने में मदद की। वही जनता ये जानना चाह रही है कि कमी कहाँ रह गई बीजेपी में, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि कितनी रैलियां, कितनी सभाएं आप लोगों ने वहां पर की हैं, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां आपकी वहां पर हुई हैं, सभाएं आपकी वहां पर हुई हैं। क्या कमी रह गई बीजेपी की कि अपनी सेंचुरी को बीजेपी नहीं छू पाई? वहां पर 66 सीटों पर उसको अपना सेटिस्फेक्शन लेना पड़ा, अपनी 66 सीटों पर वहां पर। देखिए रौतेला जी, कि इस पर तो अभी गहन मंथन होगा, मीटिंगें होंगी, पूरा मूल्यांकन होगा, पता करने की कोशिश की जाएगी कि कहां हमसे चूक हो गई। लेकिन उनके जो लोक लुभावने वादे थे, हमारे सारे किए गए कामों पर उसने पानी फेर दिया। तो हमको फिर इस पर पूरा गहन मंथन करने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसको पता करेंगे
कि किस कारण से हम जनता से डिस्कनेक्ट हो गए और क्यों हमें 66 सीटों पर ही सिमट के रहना पड़ा। अभी इट इज टू अर्ली, अभी चीजों को मूल्यांकन करने दीजिए, फीडबैक आने दीजिए, फिर हम सही ढंग से आपको बता पाएंगे कि किस कारण से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे जनता से। ठीक है उपाध्याय जी, जिस तरीके से कर्नाटक में एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस ने दर्ज की है और संजय राउत का कहना है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत है उन्होंने जो है इसे विपक्ष की जीत बताया है, तो क्या कहें कि कांग्रेस ने विपक्ष में एक बार ऑक्सीजन भरने का काम किया है? उपाध्याय जी, अभी तक बिल्कुल देखिए, अभी तक देखा जा रहा था विपक्ष जिस तरह से हताश और निराश था, उसको लगता था कि भी अजेय है, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, वो भ्रम कहीं ना कहीं टूटा है और एक विश्वास जगा है विपक्ष में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। हिमाचल में देखा बीजेपी हारी, कांग्रेस ने वहां सत्ता में, और यही कर्नाटक में यही रिपीट हुआ। जहां ये सोचा जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे और रोड शो करेंगे और जीती हुई जो हारी हुई बाजी है वो जीत जाएंगे, तो वो जो भ्रम था ना, एक मिथक था कि भी बाजी को पलटा जा सकता है। और दूसरा जो विपक्ष सोचता था कि भी उनके पास उस टक्कर का कोई नेता नहीं है जो जवाब दे पाएगा या कोई टिक पाएगा या कोई प्रचार कर पाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न जिनके उत्तर नहीं मिल रहे थे, उनके उत्तर अब मिल चुके हैं। यानी कोई अजेय नहीं है और जनता के लिए काम करेगा, जनता के मुद्दों पर काम करेगा, वही सत्ता में रहेगा। और 40% कमीशन का जो चल रहा था उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो जवाब जनता को एक्सेप्ट नहीं हुआ कि करोड़ों रुपए का कैश एक एमएलए के बेटे के घर से बरामद हो रहा है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त या जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीजें समाज में उस तरह की चलने लगी कि भी कैसे एक तरफ हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो वहीं एमएलए का बेटा है, उसके घर से करोड़ों रुपए मिलता है, तो भ्रष्टाचार का आप कैसे कह सकते हैं कि भी हमारी जीरो टॉलरेंस है। और जिस तरीके से लोकल मुद्दों पर फोकस रखा कांग्रेस ने, और विपक्ष की जीत इसलिए है कि विपक्ष पूरा विपक्षी हताश और निराश था। यानी कहीं कोई आशा की किरण विपक्ष को नजर नहीं आ रही और विपक्ष ये मान के चल रहा था कि 2024 में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे के लिए फिर सोचते हैं हम एकता की कोशिश करेंगे, हम 1-to-1 कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत सारे प्रयास और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। अब उन कयासों पर विराम लग चुका है। प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने है कि कर्नाटक में जहां कहा जा रहा था कि भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वहां यथार्थ है कांग्रेस जीत चुकी है। तो जो पड़ोसी राज्य है, मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का बहुत सारा इलाका कर्नाटक से लगता है, तो वहां भी ये मैसेज गया कि भी अजेय नहीं है बीजेपी, बीजेपी को हराया जा सकता है। एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए, उन मुद्दों पर फोकस किया जाए जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की बात वो जनता के सामने रखी जाए, तो जनता भी ये महसूस करती है कि हाँ ये बात कह रहे हैं। कहा आलोक बच्ची ये कहना भी ठीक है कि फंड कहाँ से आएंगे, कैसे, और ये सब ये उन्होंने 5 घोषणाएं की। तो देखिए घोषणाएं भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है चुनाव। भाई आप 2014 याद करिए कितनी सारी घोषणाएं हुई थी। अच्छे दिन आएंगे, है ना, अच्छे दिन, एक बार हमने तो देखा। अब वो क्या जनता महसूस करती है अच्छे दिन? मुझे बताएं, फिर दोबारा से अगर यही नारा लगाया जाए तो जनता क्या विश्वास करेगी? तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक आईना दिखाने की कोशिश करती है दूसरे को, और जो ये भूल जाते हैं हम कि जब एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 2 उंगली हमारी तरफ उठती है। हाँ, लेकिन फिर वही है कि विपक्ष जहां हताश और निराश था, तो विपक्ष में एक विश्वास जगा है, एक आशा की किरण दिखने लगी है।
और ये यथार्थ है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। कोई एक्सेप्ट करे या न करे, लेकिन जनता अपना जनादेश दे चुकी है और जनता की अदालत का जो फैसला, सर्वोच्च फैसला होता है, उसका सम्मान हम सबका दायित्व है कि हम सब उसका सम्मान करें और उससे सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। हार में भी बहुत कुछ नेतार्थ होता है और जीत में भी बहुत कुछ नेतार्थ होता है। सीखने की जरूरत होती है लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्याय जी वापस आपके पास लौटूंगी, उपाध्याय जी वापस आपके पास लौटूंगी। सीधा रुख भरत जी का कर लेते हैं। भरत जी, कर्नाटक में तो ऐतिहासिक जीत मिल गई, लेकिन अब चुनौती है सीएम पद, और इसके लिए पोस्टर वॉर भी जो है छिड़ चुका है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार कांग्रेस की घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती है? देखिए, हमारे बीच में कोई लड़ाई है ही नहीं है। अब ये मीडिया द्वारा एक परसेप्शन तैयार किया जाता है, भाजपा द्वारा एक परसेप्शन तैयार किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी में लड़ाई है। लड़ाई किस पार्टी में है ये बताइए मुझे। क्या भाजपा में लड़ाई नहीं है? इसमें परसेप्शन की कौन सी बात है भरत जी? इसमें परसेप्शन की कौन सी बात है? क्या दुनिया देख नहीं रही? क्या जो पोस्टर वॉर हो रहा है उसे दुनिया देख नहीं रही? क्या आंखें थोड़ी ना बंद कर रखी है दुनिया ने? इसमें परसेप्शन वाली कोई बात नहीं होती कि मीडिया इस परसेप्शन से। आप बेफालतू में मीडिया पर वो सवाल मत खड़े कीजिए। निशा जी, अगर आप पोस्टर वार की बात करेंगे तो हर व्यक्ति के अपने समर्थक होते हैं। तो ये कहिए ना, आप अपनी बात को सीधे तरीके से रखिए कि हर व्यक्ति के समर्थक होते हैं। आप कहाँ मीडिया से कि मीडिया ये दिखाती है वो दिखाती है, ये कोई बात नहीं हुआ भरत जी। निशा जी जरा ध्यान से सुनिए, मैंने कहा क्या, ये गोदी मीडिया परसेप्शन तैयार करने में माहिर है। उसको सुबह जो है स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और शाम तक वही स्क्रिप्ट चलाया जाता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ना कि आपकी मीडिया कह रहा हूँ, ये गोदी मीडिया जो है, आप देखिएगा। आप पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं देखिए कांग्रेस जो है कर्नाटक में जीत रही है, फिर बजरंग बली और बजरंग दल का नाम आया तो चालू हो गई गोदी मीडिया, स्क्रिप्ट दे दिया गया उसको बीजेपी की तरफ से कि आपको यही बताना है। अब वो सुबह शाम चिल्लाने लगी कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस ये कर दी, कांग्रेस ने बजरंग बली का नाम का मतलब बजरंग बली के ऊपर ये किया। तो ये सारा चीज है ना, कांग्रेस की जनता ने उठा के फेंक दिया। और बजरंग बली ऊपर से देख, भगवान है ना, वो कहते हैं ना कि भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं है। बजरंग बली ये देख रहे थे कि मेरे नाम का किस तरह से भाजपा दुरुपयोग कर रही है, और उन्होंने अपनी गदा जो है भाजपा के ऊपर जैसा चलाया वो सबने देखा और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से बजरंग बली ने शनिवार के दिन 13 तारीख को गदा चला के ये बताया कि मेरे नाम का दुरुपयोग अगर किया जाएगा तो उसका जो है असर क्या होगा, ये दिखाया। अब रही बात कि आपने बोला पोस्टर वार, तो जो भी समर्थक जिस भी नेता के होते हैं वो खुश होते हैं कि भाई हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री बने, तो ये जो है उन्होंने किया है, लगाया है, तो इसका कोई ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखना चाहिए। हाँ, रही बात मुख्यमंत्री की, तो हमारा हाईकमान आला कमान ये तय करेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। और दोनों नेता जो है हमारे समझदार है और दोनों साथ में है। जो भी बनेगा एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलके हम सरकार चलाएंगे। सबसे जरूरी है कि जो हमने वादा किया है उसको धरातल पे किस तरह से उस वादों को पहुंचाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अभी 5 राज्यों में चुनाव है। जनता ये देख रही है, देश ये देख रहा है कि कांग्रेस ने जहां जहां जो वादे किए, देखिए अशोक गहलोत जी वहाँ पे राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि 500 में गैस हम देंगे महिलाओं को गैस सिलेंडर, और वो चालू हो गया है, सबको गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में हमने जो वादा किया था उसको हमने निभाया। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा था वो हमने निभाया। और रही बात की कह रहे कर्नाटक में भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि कैसे पूरा करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। अरे महोदय, जो आपने 40% कमीशन लेते थे, हमारी सरकार वो हमारे नेता कमीशन नहीं लेंगे, और वो जो पैसा आएगा वो जनता की भलाई के लिए लगेगा। और जितने हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने में वो पैसा लगाएंगे। हम वो पैसा न कमीशन में लेने वाले हैं न कहीं से भी लेने वाले हैं। ये आपकी कमीशन की सरकार थी, इसलिए ये हालात हुए हैं। ठीक है आलोक जी, आपको जवाब मिल गया होगा। आपने कहा कि फंड कहां से जुटाएंगे, तो बता दिया है कि 40% कमीशन जो आपकी सरकार लेती थी ये लोग नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसे विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तो क्या बीजेपी इसे अपने लिए एक चुनौती समझे? क्या बीजेपी को ये अपने लिए एक चुनौती लग रहा है? क्योंकि विपक्ष को एक ऑक्सीजन देने का काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। कर्नाटक में आपकी रैलियों को देखकर
कुछ कहा नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी रैलियां आप लोगों ने वहां पर की, उसके बाद भी हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा। तो जिस तरीके से अब विपक्ष की जीत इसे कहा जा रहा है, तो क्या बीजेपी इसे अपने लिए चुनौती समझे? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव एक चुनौती होती है। और रही रैलियों की बात, तो रैली करना, जुलूस निकालना, ये सब चुनाव का एक हिस्सा होता है। और हम लोग बहुत सीरियसली हर चुनाव को लेते हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो हमारी कार्यकर्ताओं की फौज विश्व में सबसे बड़ी है। तो अगर हमने रैलियां की तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए, बहुत दफा टीम के खिलाड़ी सेंचुरी मार देते हैं और टीम हार जाती है। तो ये सब लोकतंत्र का एक खूबसूरत हिस्सा है। इसको लोकतांत्रिक, कोई भी चुनाव होगा तो कोई पार्टी हारेगी, कोई जीतेगी। और कांग्रेस की तो ये दूसरी जीत है 41 हार के बाद। हमारे लिए तो ये पहली हार है। और दूसरी चीज, इस चुनाव ने दो चीजें तो बड़ी स्पष्ट रूप से, अगर ये पहली हार है तो हिमाचल में क्या थी आलोक जी? दूसरी हार है, सॉरी। हाँ, और एक चीज तो इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम ठीक है। आपने बार बार सुना होगा सवाल लूंगी, मैंने वो सवाल रखा हुआ है, लूंगी मैं ये सवाल भरत जी से, चिंता मत कीजिए। और दूसरी चीज कि बजरंग बली स्थापित हो गए। अब ये भी बजरंग बली का डुप्लीकेट बना के अपने रैलियों में ला रहे हैं, गदा लहरा रहे हैं। हमने तो पहले से कहा था कि हमारी आस्था के प्रतीक हैं। अब इन्होंने भी उसको आस्था का प्रतीक बनाया। तो पहले राम स्थापित हुए, बजरंग बली भी स्थापित हो गए। तो ये दो चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई इस चुनाव में। और तीसरी चीज, जो इन्होंने जो हम पर इंगित किया है कि 40% ये बचा के और वो जनता में फ्रीबीज में देंगे, तो क्या कोई 40% का एक भी केस इन्होंने प्रूव किया है? सिर्फ लांछन लगा देने से तो बात नहीं बनती है। आप अपना काम कीजिए और लगातार मीडिया को अलूल जलूल कहना, गोदी मीडिया कह के संबोधित करना, ये कहां तक? अगर ये मीडिया ही अगर जिताती तो हम जीत गए होते। ये सब अनर्गल बातें इनको नहीं करनी चाहिए। अभी हनहूज दिल्ली दूरस्थ, इनको 2024 में दिल्ली की तख्त पर पहुंचने के लिए बहुत कवायद करनी पड़ेगी। पहले विपक्ष इनको लीडर माने, तब तो। अभी विपक्ष में जितने खेमे हैं वो सब पहले एकजुट हो जाए और एक लीडर तय कर ले। देश की जनता अभी 6 प्रधानमंत्री देख रही है नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले। तो ये सब चीजें जनता इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोकतंत्र में जीत हार लगा रहता है। इनको जीत की हम फिर से मुबारकबाद देते हैं और हम चाहते हैं कि जितनी चीजें इन्होंने जनता से वायदे किए हैं उसको ये धरातल पर लाए, जनता को रिलीफ देने का काम करें। आज तक हिमाचल में तो इन्होंने पहली किस्त भी जारी नहीं की है। तो फंड प्रॉब्लम होगा इनके लिए, कह देने से नहीं चलेगा काम। आप देखते रहिए, आने वाले समय बताएगा कि ये कितनी सच्चाई से अपने वादों को पूरा करते हैं। भरत जी, इन्हें अभी भी आपकी जो है विपक्षी एकता पर यकीन नहीं है, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। और एक सवाल जो अभी सभी के मन में है कि इस बार कांग्रेस जीती तो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े हुए। भरत जी, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि जिस देश ने ईवीएम बनाया था उस देश ने खुद उस ईवीएम को बंद कर दिया। ईवीएम बनाने वाला भी जो है वो व्यक्ति है, इंसान है। और एक इंसान जब कोई कंप्यूटर बनाता है, उस कंप्यूटर को बार बार हैक किया जाता है, इस देश में नहीं पूरे विश्व में। मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरा देश, पूरा विपक्ष के कहता है कि ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर पे कराया जाए, तो भाई भाजपा को ऐतराज क्यों है इतना? इस चीज का जवाब दे दे भाई। जिस तरह से अदानी के ऊपर आप जेपीसी बिठाने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह से आप उसके खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरह आप ईवीएम को भी छुपाने के लिए हर तरह से हर डंडा अपनाने के लिए तैयार है।
अगर सारा देश अगर चाहता है निशा जी कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर पे करा दिया जाए, तो बैलेट पेपर पे कराने में ऐतराज क्या है? हो सकता है कि भाई हैक हो सकता है, कहीं भी जैमर लगा के उसको जो है हैक कर सकते हैं, तो ये संभावना बनी रहती है। यही वजह है कि ईवीएम पे बार बार सवाल उठता है। अब रही बात की जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता महोदय वत्स साहब ये कह रहे हैं कि विपक्ष की एकता नहीं दिख रही है। याद करें कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब चलाते थे तो कितने विपक्षी पार्टियों को लेकर चलाया करते थे और किस तरह से चलता था, तो उस समय तो आपके ऊपर भी कोई एतबार नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्वीकारता बढ़ी और वो देश के प्रधानमंत्री बने। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी कुछ दल बोलते हैं, फिर साथ में भी आते हैं। तो जब आप एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा परिवार जब बनाते हैं, बैठते हैं, तब उसमें कुछ दरारें भी आती है, भी होती है, लेकिन फिर भी परिवार होता है और वो परिवार कहीं न कहीं एक मजबूती के साथ में आके विरोधियों से लड़ता है। तो हमारे विरोधियों से लड़ने का जब समय आएगा निशा जी, तो देखिएगा ये पूरा विपक्ष एक कुनबे की तरह मजबूती के साथ मिलके इनको जवाब देगा। और अब देखिए कर्नाटक के चुनाव के पहले बहुत सारे कुछ विपक्ष के लोग कहते थे कि नहीं कांग्रेस की स्वीकारता अब जो है देश को मंजूर नहीं है, अब तो मंजूर हो गई है। अब कहीं कहीं भूरी प्रशंसा जो है दबे जुबान में ही सही, लेकिन शुरू कर तो दी है। अब 2-3 राज्यों में और 4 महीने के बाद में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस की जब सरकार आएगी और देखिएगा फिर और यही जो बोलने वाले हैं सब एक साथ आ जाएंगे। बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो आप लोग रिजल्ट का वेट नहीं करते और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वही हाल होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए फिर बीजेपी जैसा हाल हो जाएगा। नहीं, एकदम नहीं। हमने कहा है निशा जी कि हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, और यही वजह था कि आज नीतीश कुमार जी को हमें जो है कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ी जवाबदारी दे दी है कि आप जो है पूरे विपक्ष के साथ मीटिंग करिए, सबके साथ मिलिए और सबके साथ बैठ के एक जो है जो नीतीश कुमार बीजेपी के नहीं हुए, जो नीतीश कुमार जो है बीजेपी के नहीं हुए, वो आपके क्या होंगे? तो देखिए अगर वो बीजेपी के नहीं हुए तो बीजेपी की भी कुछ कमियां तो रही होंगी। बीजेपी भी उस टाइम बाद अगर उन्होंने आप पर भी कमियां निकाल दी तो कमियां निकालेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन आप वेट कर रहे हैं निशा जी, वेट देखिए ऐसा है कि बीजेपी के साथ हमारे साथ तो अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं और आज तक हमारे साथ है। एनसीपी को देख लीजिए, एनसीपी आज शुरू से लेके आज तक हमारे साथ है। हमने कभी जो है एनसीपी की कमियां थोड़ा छोटा मोटा तो होता रहता है बात, लेकिन जिस तरह से भाजपा के साथ जितनी भी पार्टियां आई और जिस तरह से भाजपा ने उसे यूज करके एक तरह से दूध में जिस तरह से मक्खी पड़ती है निकाल के फेंक देने की आदत है भाजपा की, उसको सभी पार्टियां समझती है और वो विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां ये तो फेंक देते हैं, आपके तो निकल जाते हैं। ये तो फेंक देते हैं, दूध में मक्खी को फेंक देते हैं, लेकिन आपके तो खुद ही निकल जाते हैं, क्यों? नहीं, देखिए इस लोकतंत्र में और इस संविधान में सबको अपनी स्वेच्छा से रहना और जाने का अधिकार है। जो आता है हम उसको स्वीकार करते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं। अगर जो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, हम उसके लिए कोई ये नहीं कहते कि नहीं जबरदस्ती आप हमारे साथ रहो। अगर आप नहीं रहोगे तो हम आपके साथ ईडी लगवा देंगे, आपके पीछे जो है सीबीआई लगवा देंगे। हम वो काम नहीं करते हैं। हम वो काम सिर्फ भाजपा करती है, डराने का, धमकाने का और जबरदस्ती अपने साथ रखने का। ये काम कांग्रेस कभी ने किया है और न आगे करेगी कभी। ठीक है, उपाध्याय जी, सीएम पद की दौड़ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 नाम नहीं है, अभी भी कई नाम है जो इस वक्त रेस में सबसे जो है आगे चल रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सीएम या पीएम बनना या एमपी, हर एक की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है और व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब आप राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं ले आते हैं। अब वहाँ 2 नाम है या 3 नाम है, 4 नाम है, और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी एमएलए चुने गए हैं, जो विधायक चुने गए हैं, वो सारे ही इंटाइटल हैं मुख्यमंत्री पद के। अब बात आती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि जिस ज्यादा से ज्यादा विधायक जिसे चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। कई बार पार्टी आला कमान तय करता है, पार्टी आला कमान जो फैसला लेता है। हाँ, ये बात अलग है
कि कहीं पर अनुशासन इतना ज्यादा होता है कि लोग अनुशासन में रहकर अपनी बात को रखते हैं, और कहीं आला कमान का उतना डर नहीं होता, तो फिर बात को दूसरे ढंग से रखा जाता है। जबकि आप देखेंगे बीजेपी में जो फैसला लिया जाता है तो सब चौंक जाते हैं, किसी को उम्मीद भी नहीं होती है, नाम किसी और का चल रहा होता है, और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किसी और की हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक जो इस तरह के लोग हैं वो हतोत्साहित होते हैं। जैसे अभी कांग्रेस में देखा जा रहा है कि होते पोटअपल शुरू हो जाती है। राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि वो इलेक्शन जीतने के बाद आज तक वो मामला सुलझा नहीं है, वो पेच आज भी फंसा हुआ और आज भी आपस। तो ये जो कल्चर है इसको रोकना होगा, कांग्रेस को स्ट्रिक्टली रोकना होगा। ठीक है, हर विधायक को ये अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि आप प्रेशर बनाएंगे या दूसरे हथकंडे अपनाएंगे, पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, नहीं। तो कहीं एक राजनीतिक शुद्धता की जरूरत है। इससे एक बेनिफिट होगा कि जो आपस में खींचतान होती है इसको रोका जा सकता है, और ये रोकना निहायत जरूरी है कांग्रेस के लिए। अदरवाइज फिर नुकसान होता है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा। तो अब इतने तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते, मुख्यमंत्री तो एक ही होगा। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, और कांग्रेस को भी अपनी आला कमान को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है, और एक डर जो आला कमान का होना चाहिए वो निहायत जरूरी है। वो डर अगर होगा विधायकों में, तो मैं समझता हूं कि जो पोस्टर वार और ये सब देखने का खुलकर चीजें सामने नहीं, जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। जनता के सामने जो विनम्रता के साथ सभी विधायकों को ये कहना चाहिए कि जो फैसला ली होगा हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। अब जो चुना जाएगा मुख्यमंत्री सब उसको फॉलो करेंगे और वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये जो सर फुटबॉल होने लगता है, सड़क पर जो लड़ाई आ जाती है, अब कहते हैं मीडिया क्या करे। भी अगर मान लीजिए पायलट वहां यात्रा कर रहे हैं राजस्थान में, तो वो मीडिया थोड़ा करा रहा है, वो तो यात्रा कर रहे हैं तो मीडिया दिखा रहा है और चर्चा भी हो रही है, जो बोल रहे हैं वो चर्चा चल रही है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, मीडिया कुछ नहीं करता है। मीडिया तो आपके अंदर जो चल रहा होता है उसी पर विश्लेषण करता है और वही दिखाता है। परिणाम अननेसेसरी आप आरोप लगा देते हैं मीडिया पे कि मीडिया क्या करेगा। भाई जहाँ आग होगी, धुआं उठ रहा होगा, दिखेगा तो मीडिया उसको दिखा देगा कि भाई देखिए आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। कोई मीडिया तो आग लगाता है। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, और देखिए सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बीजेपी में भी देखिए हार से सीखना चाहिए और अपने आप में सुधार लाना चाहिए, अन्यथा ये जनता है कब ताज पहना देती है, कब ताज उतार लेती है, हम सोच भी नहीं सकते। और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में कोई नया नहीं है। कांग्रेस भी जब सत्ता से बाहर हुई थी तो आरोप प्रत्यारोप की वजह से हुई। 2G 4G और सारे घोटालों के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कितने प्रूव हुए मुझे बताएं। उनकी आज यथास्थिति क्या है? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो गया जी। बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जनता पर डिपेंड करता है कि वो किसे ताज पहनाती है और किसे उतारती है, क्योंकि इसका सीधा एग्जाम्पल बीजेपी है। चलिए ठीक है आलोक जी, अब ये क्या है, नतीजों के अगले दिन ही आप राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बना देते, क्या कोई स्ट्रैटेजी है क्या इसके पीछे? क्योंकि 2 महीने पहले डीके शिव कुमार ने इन्हें नालायक कहा था। देखिए ये सब कवायद है सरकार चलाने की प्रक्रिया में, इसको आप राजनीति से लिंक करके ना दिखें। ये अधिकार क्षेत्र में है कि किसको डीजीपी बनाया जाए, डीजीपी को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए। तो अगर उनको सेंटर ने समझा है कि वो उपयुक्त हैं, उनको बना दिया है, दूसरे की नजर में वो नालायक हैं,
वैसे भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए इस तरह की भाषा अशोभनीय मानी जाती है। देखिए, हमने तो हार की तरह स्वीकार किया है। हमने कोई ईवीएम पर या मीडिया पर उंगली नहीं उठाई है। हम तो इस कवायद में लग गए हैं कि हमसे चूक कहाँ हुई और हम उसको ठीक करने में, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। हर बार ईवीएम को दोष दिया जाता है, आपकी मीडिया पर उंगली उठाई जाती है। इस परंपरा को तो हमने तोड़ा है। हम जनता के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं और जनता ने जो भी फैसला किया है वो सोच समझ के किया होगा। हम अपनी बातें समझाने में चूक गए, उनकी बातें उनको ज्यादा लुभावनी लगी और आजकल जो ये फ्री बी का एक चला है वो ज्यादा प्रभावी नजर आता है। इतना काम करने के बावजूद, कर्नाटका को देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर देने के बावजूद भी अगर हम हारते हैं तो इसका मतलब फ्री भी इन सारी चीजों पर ज्यादा हावी है। तो इससे आपको कुछ सीख मिलती है क्या? क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्यों आलोक जी? देखिए, आप इस बात को बार बार कह रही हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि डिबेट्स में आप लोग बैठे हैं, आपकी डिबेट्स हम लोगों के साथ हुई हैं, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर बोला है। क्योंकि जब आपसे पूछा जाता था कि इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं, तब कहते थे कि हमने काम किया है। तो आज वो काम कहां चला गया? इसलिए कह रही हूँ क्या कुछ सीख मिली? इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो आप लोग हो जाते हैं, क्या कुछ सीख मिली? मैंने आपसे कहा ना कि हर हार से हम सीख लेते हैं। और दूसरी चीज कि हम 2 पे आ गए, हम फिर भी हताश और निराश नहीं हुए। हमने काम किया, हमने मेहनत की और हम 303 पे आ गए। और आप देखिएगा 2024 में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, हार से सीख लेने में ही फायदा होता है। हम घर बैठने वाले नहीं हैं, हम निरंतर काम करेंगे। आज विश्व की सबसे बड़ी फौज खड़ी की है तो इसके पीछे निरंतर कार्य है। और आपने कहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर ओवर कॉन्फिडेंट रहते तो इतनी ताबड़तोड़ रैलियां करते, इतना रोड शो करते। जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो घर बैठ जाता है। हम घर नहीं बैठे थे, हम सड़कों पे उतर के जूझ रहे थे, हम लोगों के से कनेक्ट हो रहे थे। ये अलग बात है कि वो हम उतना जितना कनेक्ट होना चाहते पर ये सोचने वाली बात है आलोक जी, ये सोचने वाली बात है कि यूपी और उत्तराखंड में मिथक तोड़ने वाली बीजेपी को कर्नाटक में क्या हो गया? कर्नाटक में क्यों नहीं तोड़ पाई ये मिथक? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि लोक लुभावने वादे के ऊपर हमारे किए दिए काम को पे पानी फिर गया, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें आपकी गलती नहीं है, ये गलती इनके लोक लुभावने वादों की है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई कमी नहीं है इसमें। क्योंकि एक चीज आलोक जी, एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी। इस बार आपने एक चीज जो है अगर ध्यान से देखी होगी तो इस बार आपका चुनावी मुद्दों से ज्यादा फोकस कांग्रेस पर रहा, राहुल गांधी पर रहा, परिवारवाद पर रहा, जातिवाद पर रहा, वंशवाद पर रहा, सांप पर रहा। इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी राजनीति जो है घूमती रही। प्रधानमंत्री ने यह तक गिना दिया कि गाने में बार उन्हें गालियां दी गई है। अपने आप में फोकस रहा, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है इस पर फोकस रहा, बजाय कि आप चुनावी मुद्दों पर बात करते। आलोक जी देखिए रोतेला मैडम, जो भी चुनाव होता है इट इज लाइक अ वॉर, एक लड़ाई होती है। ये डाइल्यूटेड लड़ाई होती है और डाइल्यूटेड लड़ाई में जिस पार्टी के पास भी जो भी अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, वो उसका इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं करती है। तो हमने भी अपने अस्त्र चलाए। ये अलग बात है कि अगर हम जीत जाते तो आप कहते कि सारा चीज आपका ठीक था। एक कहावत है संस्कृत में, समरथ के नहीं दोष गोसाई। इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। तो हम चूंकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसलिए आप हमारी सारी चीजों पे उंगली उठा रही हैं। ये गलती कर दी उंगली आपकी जनता ने उठा दी। मैं कौन होती हूँ? जनता ने उठा दी है। नहीं, आपके कामों पर उठाई है। मैं कोई नहीं होती किसी के कामों पर उंगली उठाने वाली। जनता ने आपकी कामों पर उंगली उठाई है। जिसके कामों को सराहा है उसकी सरकार बनाई है।
बस जनता सर्वोपरि है। जनता हमें 2 पर ले आई थी, जनता ही हमें 303 पर पहुंचा दी है और 2024 में जनता हमें 350 पे पहुंचाएगी। हम काम करने वाले लोग हैं। हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को खड़ा किया है। हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। निरंतर हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण देश की प्रगति में अपना योगदान देने से नहीं चूकेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। हम इस बार हार गए, हम अगली बार फिर जीतने की कोशिश करेंगे। पर ये क्या हो रहा है आलोक जी? एक चीज बताइए, ठीक है आलोक जी, एक चीज बताइए, ये क्या हो रहा है? पिछली बार भी विधानसभा में देखा गया, इस बार भी कांग्रेस एक एक कर सीटों पर आ रही है। बीजेपी को क्या हो जा रहा है वहां पर? चलिए, ये तो कर्नाटक में आपने इनके लोभ लुभावने वादों की बात कर ली, हिमाचल में क्या हो गया था फिर? हिमाचल में आते आते रह गए हम। 0.9% से ही फासला था हमारा। फासला चाहे इतने से परसेंट से भी हो, फासला तो फासला होता है। सरकार तो उनकी बन गई। हाँ, ये आपका कहना सही है। चाहे 1 अंक से ही सही, जो विजयी होता है वो विजयी होता है। लेकिन वहां भी इनका ओटीएस स्कीम, ओपीएस स्कीम लोगों को भा गया। जो यथार्थ में परिस्थितियों को देखते हुए हम नहीं उस चीज को बोले। आज तक तो इन्होंने पहली किस्त भी नहीं पेमेंट की है। ठीक है ना, अगर आपको हिमाचल की इतना ही हो रहा है तो हिमाचल में भी शिमला नगर निकाय चुनाव हुए थे, उसमें फिर कांग्रेस को हार मिल जानी चाहिए थी उस हिसाब से। तो वहां पर भी कांग्रेस जीत जाती है। क्यों जीतती है वहां पर कांग्रेस? अगर ऐसा होता तो आप जीतते, आप लोग आते वहां पर। जब एक बार किसी की सरकार बन जाती है तो लोग उसको कुछ टाइम देना चाहते हैं। उसी कवायद में लोगों ने वहां पर पंचायत नगर निगम के चुनाव में, पंचायती चुनाव में, इस तरीके से दीजिए ना जवाब जी। प्लीज रिपीट कीजिए, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इस तरीके से दीजिए ना जवाब, बाकायदा। आप ही कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। अभी आपने सही जवाब दिया ना कि हाँ, उन्हें टाइम दिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। अभी आपने सही जवाब दिया। चलिए ठीक है भरत जी, 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? क्या आगे भी इसी तरीके का रिजल्ट देखने को मिल सकता है? अभी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत सारे राज्य बचे हुए हैं, क्या इसी तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा क्या कांग्रेस का? देखिए निशा जी, लोकसभा के पहले और 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है जनता के विषयों को, जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ का विषय मुद्दा क्या है, उन विषयों को, और इनका भ्रष्टाचार, जो भाजपा का भ्रष्टाचार दिखेगा नहीं आपको रौतेला जी, ये भ्रष्टाचार करते भी हैं और साथ में ईडी सीबीआई को रखते भी हैं कि भाई ये हमारे व्यक्ति हैं, इनको क्लीन चिट दे देना। आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2023 के बीच में 121 नेताओं के ऊपर ईडी ने जो है कार्रवाई की, जिसमें 114 सिर्फ जो है वो विपक्ष के लोग थे। तो इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी हैं क्या? और जो भाजपा में गए वो सब दूध के धुले हो गए। हेमंत बिश्वा शर्मा दूध के धुले हो गए, नारायण राणे दूध के धुले हो गए, भावना गवली दूध के धुले हो गए। इन सभी के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला कौन था भाई? भाजपा की, खुद इनके नेता लगाते थे। आज ये सब दूध के धुले हो गए। हम ये कह रहे हैं कि हम जो है जनता के विषयों को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ते हैं धर्म और जाति को लेके, मंदिर मस्जिद को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके लड़ते रहिए आप, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो देश की जनता के विषयों को लेके लड़ेंगे, जहाँ चुनाव होगा वहाँ के विषयों को लेके लड़ेंगे, और हम भाईचारा को लेके लड़ेंगे कि हम भाईचारा के साथ जो है वो पूरा देश रहना चाहता है, उस विषयों को लेके लड़ेंगे। आप जो है आपस में लड़ाने की बात करिए, भाई को भाई से लड़ाने की बात करिए, एक जात को दूसरे जात को लड़ाने की बात करिए। इन सभी बातों को हम निगलेक्ट करते हैं। और देश की जनता, रौतेला जी, देश की जनता ने ये कर्नाटक से मैसेज दे दिया है भाजपा को कि अब आप लोगों का ये जो
चाल था, ये अब नहीं चलने वाला है। अब जो है सिर्फ महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन सब पे बात होगी। चलिए जो ठीक है, हमें अभी बहुत इससे राज्य निजात बचे हैं। दिलाएगा। ठीक है भरत जी, हम अभी बहुत ये राज्य जो- बचे हैं, पहले ही अनाउंसमेंट करना सही बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता यहीं पर ही बैठकर अनाउंसमेंट किया करते थे। जीत के दिन आप भी यहीं पर ही, हम भी यहीं पर ही, ये कह के गए थे बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता। तो टाइम आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे तो अपना पता चल जाएगा। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, इस जीत को क्या कांग्रेस का उदय माना जाए, एक बार फिर से कांग्रेस का उदय माना जाए? और जिस तरीके से पहले हिमाचल गया बीजेपी के हाथ से, उसके बाद कर्नाटक बीजेपी के हाथ से चला गया, तो क्या इसे बीजेपी की घटती लोकप्रियता माना जाए? देखिए, ये तो जनता तय करती है किसकी लोकप्रियता घट रही है, किसकी बढ़ रही है, और वो चुनाव के परिणाम आते हैं, उससे पता भी लग जाता है। अब प्रश्न बहुत सारे होते हैं और जनता उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढती है। जब उत्तर नहीं मिलते हैं तो बदलाव। देखिए, आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लगे थे, बहुत बड़ी बात थी। लगता था, लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो जाएगी कहीं। मैंने कहा था कांग्रेस पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा, और बीजेपी बखूबी इस बात को जानती। इसीलिए हमेशा सेंटर में वो हमेशा कांग्रेस को रखती थी और कांग्रेस को टारगेट करती थी। बीजेपी अच्छी तरह जानती है अगर केंद्र में कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को रिप्लेस कर सकती है। अब ईवीएम की बात आ रही थी, मैं सुन रहा था कि बीजेपी के नेता नरसिम्हा ने पूरी एक बुक लिखी थी ईवीएम के ऊपर। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ईवीएम पर प्रश्न खड़े करती थी, और आज वही ईवीएम पवित्र हो गई, जिसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है, पढ़ के आए। आलोक बस्ती ने किताब खरीद है, नरसिम्हन की लिखी हुई है, जो बीजेपी में है आज का। पूरी बुक लिखी थी उन्होंने। तो देखिए, पहली बार ईवीएम के ऊपर कल भी प्रश्न थे, आज भी प्रश्न है, हमेशा प्रश्न रहेंगे। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो जिस चीज पर संशय है निष्पक्ष चुनाव के हेतु में, उन चीजों पर निर्णय आने चाहिए। होता क्या है, चुनाव आयोग कुंडली मारकर बैठ जाता है, उस पर कोई निर्णय नहीं आता है। अगर जरा भी संदेह हो जाता है जनता को, तो वो जनता का संदेह दूर होना चाहिए। ईवीएम के ऊपर हम नहीं, जो विकसित देश हैं वो अपने ईवीएम यूज नहीं कर रहे। विकसित देश, अगर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो जो विकसित देश है वो अपने ईवीएम क्यों नहीं लगाते हैं, अपने चुनाव ईवीएम से क्यों नहीं कराते हैं? तो प्रश्न बहुत सारे हैं। और जैसा आपने कहा विपक्ष, देखिए विपक्ष में जो एक हताशा और निराशा थी, मैं समझता हूं उससे निकल कर आया। और 2024 में हम उम्मीद करते हैं कि जनता का भी जो एक भ्रम था कि भाई नहीं, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बीजेपी अजेय है, कोई हरा नहीं सकता। और हम नहीं कह रहे, ये हिमाचल और कर्नाटक के रिजल्ट बताते हैं कि अजेय कोई नहीं होता, अजेय जनता होती है, और जनता की अदालत का फैसला अजेय होता है। जनता जिसे समझती है वो ठीक है। अपने मुंह से तो सभी ये कहते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी कहती है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका आकलन कौन करेगा? सब कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। कांग्रेस भी मना करती है आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, चंदे का स्रोत नहीं बताएंगे, बीजेपी भी नहीं बताती। तो भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता, और बिना भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं होती है। निकाल भ्रष्टाचार होता है तो राजनीति उसे भ्रष्टाचार कराती है। टारगेट लिस्ट दिए जाते हैं, 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लाने कहां से लाएगा सरकारी कर्मचारी? तो भ्रष्टाचार राजनीति से पैदा होता है, और राजनीति की इच्छा शक्ति हो, राजनीति में सुस्ता हो, तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन फिर करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करने के लिए कहां से आएंगे? कहां से आएंगे पैसे? ये जो पैसा लगता है चुनाव में, ये भ्रष्टाचार का ही पैसा लगता है। आपने सुना कभी किसी नेता ने अपनी कोई पैतृक संपत्ति बेचकर चुनाव लड़ा हो?
कहाँ से आता है वो पैसा? कि एक छोटा सा नेता करोड़ों रुपए का टिकट खरीदता है, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करता है, फिर लोग उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से राजनीति करेगा। जिस नेता ने करोड़ों का टिकट खरीदा है, करोड़ों चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं, तो ये तय है कि वो करोड़ों रुपए कमाएगा, और वो करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार से ही कमाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर इस देश में है, तो मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति में अगर काला धन कहीं है तो राजनीतिक लोगों के पास है, राजनीतिक पार्टियों के पास है, जिसे दाएं बाएं सब एजेंसियां ढूंढती हैं ना, और सारी एजेंसियों को पता है कि भ्रष्टाचार की जड़ राजनीति। जितना काला धन है इन राजनेताओं के पास है, जितना स्विस बैंक में पैसा है वो सब राजनेताओं का है, और इलेक्शन इसी पर लड़े जाते रहे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बांट देंगे। अरे भाई, स्विस बैंक में काला धन तो डबल हो गया। आंकड़े उठा के देखिए, 2014 में जितना जमा था, आज जो रिपोर्ट आई है स्विस बैंक की, वो कहता है कि हमारे यहाँ भारत का जो काला धन था वो डबल हो गया। अब बताइए, अब कौन है, किसने वहां जमा किया, ले जा, किसका पैसा है? तो बातें बहुत सारी हैं नेता, और नारों में बातों में बहुत अच्छी लगती हैं। यथार्थ यही है कि जनता इस राजनीति के उसमें भ्रष्टाचार की शिकार होती है, जनता ही महंगाई की शिकार होती है, यानी जितनी भी मार है वो जनता को झेलनी पड़ती है, राजनेताओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, ये अछूते रहते हैं। तो बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत राजनीति में भी है, इलेक्शन में भी है, और ये वास्तव में जो लोकतंत्र हम कहते हैं ना, असली लोकतंत्र जब होगा जब EWS कैटेगरी जिसे हम कहते हैं ना, एक मजदूर जिस दिन कैपेबल हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियां उसे टिकट देंगी और वो चुनाव लड़ेगा और वो जीतेगा। जब वो विधानसभा में और संसद में पहुंचेगा तो अपनी समस्याओं का निराकरण खुद कर लेगा। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी 2 किलो से चावल 2 किलो तेल तो देना चाहती है, लेकिन जब टिकट बांटने का या सत्ता में भागीदारी देने का समय आता है तो किसी गरीब को टिकट नहीं दिया जाता। आंखें उठा के देखिए, जितने भी कैंडिडेट होंगे सब करोड़पति अरबपति होंगे, एक भी कैंडिडेट आपको EWS कैटेगरी का नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी, समय का अभाव है। भरत जी, आलोक जी, उपाध्याय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।